हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्रिजर में। दोस्तों आज के वीडियो में हम 13 अप्रैल से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे ये क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में प्रदेश का सबसे बड़ा मॉल बनाया जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, वाराणसी में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने दिल्ली से मेरठ कॉरिडोर के लिए भारत की पहली रैपिड रेल का अनावरण किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, NCRTC ने। और दोस्तों उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 1 ईयर की यानी साल 2021 की अगर आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों इस PDF में हमने जनवरी से लेकर के दिसंबर 2021 तक के केवल उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को विस्तार पूर्वक बताया है। और दोस्तों इसके साथ ही अगर आपको मार्च 2022 मंथ या फिर इसके साथ ही फरवरी या जनवरी यानी मंथली वाइज करंट अफेयर की PDF डाउनलोड करनी है उत्तर प्रदेश की, तो इसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप ये दोनों PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों ये जो PDF हैं इसमें हमने करंट अफेयर्स के साथ साथ यूपी GK के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उसको भी कवर किया है। और दोस्तों PDF डाउनलोड करने में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको व्हाट्सएप नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंडियन प्रीमियर लीग के इतिहास में रिटायर्ड आउट होने वाले पहले खिलाड़ी निम्न में से कौन बन गए? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, रविचंद्रन अश्विन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं शहबाज शरीफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC के नए अध्यक्ष कौन बने? तो UPSC के नए अध्यक्ष बन गए हैं डॉक्टर मनोज सोनी यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, बॉलीवुड के किस मशहूर अभिनेता और स्क्रीन राइटर का 11 अप्रैल 2022 को निधन हो गया? तो शिव कुमार सुब्रमण्यम जो कि बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता थे और स्क्रीन राइटर थे, इनका जो है 11 अप्रैल को निधन हो गया। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच 8 साल बाद रेल सेवा को बहाल कर दिया गया? तो भारत और नेपाल के बीच। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस ऑस्ट्रेलियाई विकेटकीपर बल्लेबाज ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, पीटर नेविल ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में F1 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 किसने जीती? तो ये जीती है चार्ल्स लेक्लर ने, F1 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2022। तो दोस्तों ये थे कल के क्वेश्चंस जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में उत्तर प्रदेश की रैंक क्या है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 13वीं रैंक। हाल ही में नीति आयोग द्वारा राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक राउंड 1 से संबंधित रिपोर्ट जारी की गई जिसमें उत्तर प्रदेश को जो है अचीवर्स की श्रेणी में शामिल किया गया। राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में उत्तर प्रदेश की रैंक कितनी रही? तो 13वीं रैंक रही है उत्तर प्रदेश की और इसका स्कोर है 41.0। यह सूचकांक 2019-20 के आंकड़ों के आधार पर नीति आयोग द्वारा तैयार किया गया और ये जो सूचकांक है दोस्तों ये 6 मानकों पर आधारित है। 6 मानक कौन कौन से हैं? तो डिस्कॉम का प्रदर्शन, ऊर्जा दक्षता, पर्यावरणीय स्थिरता, स्वच्छ ऊर्जा पहल, नई पहल तथा पहुंच, वहनीयता एवं विश्वसनीयता के आधार पर जलवायु और ऊर्जा क्षेत्र में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा किए गए प्रयासों को ट्रैक करता है। ठीक है, नीति आयोग की तरफ से जो ये रिपोर्ट जारी की गई है ये 6 मानकों पर आधारित होती है। और ये 6 मानक कौन कौन से? तो यहाँ पर आपने देखे और 2019-20 के ये आंकड़े थे, इसके अनुसार जो उत्तर प्रदेश है इसकी रैंक कितनी रही? तो ध्यान रखना है इसकी रैंक रही है 13वीं। अगला क्वेश्चन है, थाईलैंड ओपन 2022 इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में उत्तर प्रदेश के गोविंद सहानी ने
किसने? गोविंद साहनी ने स्वर्ण पदक जीता। ये उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, गोरखपुर से। 15 सदस्यीय भारतीय मुक्केबाजी दल ने फुकेत में थाईलैंड ओपन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2022 में 3 स्वर्ण पदक जीते, 4 रजत पदक और 3 कांस्य पदक सहित कुल मिलाकर के 10 पदक अपने अभियान का अंत किया। दोस्तों आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि थाईलैंड में जो है ओपन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2022 का आयोजन किया जा रहा था। इसमें जो है भारत की ओर से 15 सदस्यीय भारतीय टीम गई थी, मुक्केबाजी दल जो है उसमें से जो है भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो यहाँ पे ध्यान रखना है कुल भारत ने इसमें 10 पदक जीते हैं। 3 स्वर्ण पदक जीते हैं, 4 रजत पदक जीते हैं और 3 कांस्य पदक जीते हैं। दोस्तों अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो स्वर्ण पदक है वो किसके द्वारा जीता गया? तो नाम ध्यान रखना है गोविंद साहनी, दूसरा नाम है अनंत प्रहलाद चोपड़े और तीसरे हैं सुमित। ये 3 खिलाड़ी हैं जिन्होंने स्वर्ण पदक जीते हैं। अब इसमें से जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो है गोविंद साहनी का नाम, क्योंकि जो गोविंद साहनी है ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के रहने वाले हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश के हैं ये और इन्होंने जो है स्वर्ण पदक इसमें जीता है। दोस्तों स्वर्ण पदक विजेताओं को 2000 अमेरिकी डॉलर जो है राशि दी जाएगी, जबकि जो रजत पदक विजेता है और जो कांस्य पदक विजेता है उन्हें क्रमशः 1000 अमेरिकी डॉलर और 500 अमेरिकी डॉलर दिए जाएंगे। यहाँ पर आपको ये तीनों नाम जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, गोविंद साहनी, सुमित और अनंत प्रहलाद चोपड़े, क्योंकि इन्होंने इसमें स्वर्ण पदक जीता है। और गोविंद साहनी ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है, जूनियर हॉकी विश्व कप में भारतीय टीम से सर्वाधिक गोल करने वाली मुमताज खान उत्तर प्रदेश के किस शहर से है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ से। इन दिनों महिला जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका में खेला जा रहा है। इस प्रतियोगिता में टीम इंडिया ने शानदार प्रदर्शन किया और सेमीफाइनल में जगह बनाई। साउथ कोरिया के खिलाफ खेले गए क्वार्टर फाइनल मुकाबले में मुमताज खान ने शुरुआती गोल दागा और भारतीय टीम हॉकी टीम ने यह मुकाबला 3-0 से अपने नाम किया। मुमताज खान उत्तर प्रदेश के कहाँ से हैं? लखनऊ से ये संबंधित है। ठीक है, इनका नाम ध्यान रखना है। जो मुमताज खान है ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ से संबंधित हैं और ये जो है मुमताज खान भारतीय टीम से सर्वाधिक गोल करने वाली खिलाड़ी हैं। दोस्तों लखनऊ से संबंधित आपको ध्यान रखना है कि यूपी का पहला मेगा टेक्सटाइल पार्क जो है ये कहां पर बनना है? तो ये लखनऊ में बनाया जाएगा। और इसके साथ ही लखनऊ का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट क्या है तो वो भी आपको ध्यान रखना है। तो चिकनकारी एवं जरी जरदोजी ये लखनऊ का वन डिस्ट्रिक्ट और वन प्रोडक्ट है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा मेडिकल टावर कहां स्थापित किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, जयपुर में। और यहां पर आप इमेज में देख सकते हैं ये जो है भारत का सबसे ऊंचा मेडिकल टावर है जो कि कहां पर बना? ये जयपुर में बनाया गया है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में उत्तर भारत का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है और उस अस्पताल का नाम क्या है? तो सवाई मानसिंह अस्पताल इसका नाम है। और दोस्तों ये जो अस्पताल है यहीं पर देश का सबसे ऊंचा 24 मंजिला मेडिकल टावर बनने जा रहा है। मंगलवार 5 अप्रैल को इस मेडिकल टावर की नींव मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रख दी है। 24 मंजिला मेडिकल टावर की कुल ऊंचाई कितनी होगी? तो 115.5 मीटर इसकी ऊंचाई होगी। यह क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि देश का सबसे ऊंचा मेडिकल टावर जो है ये कहां पर बन रहा है? तो ये राजस्थान की राजधानी जयपुर में बन रहा है। और कहां पर? तो जयपुर में जो उत्तर भारत का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है सवाई मानसिंह अस्पताल, यहीं पर जो है ये मेडिकल टावर बनाया जा रहा है। इसकी सबसे ऊपरी मंजिल पर हेलीपैड बनेगा जहां पर एयर एम्बुलेंस के जरिए मरीजों को लाने और ले जाने की सुविधा होगी। यह मेडिकल टावर सितंबर 2023 तक बनकर के तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों यहां से आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि देश का सबसे ऊंचा मेडिकल टावर जो है ये कहां पर बन रहा है? तो राजस्थान की राजधानी जयपुर में। कितने मंजिला होगा? 24 मंजिला होगा। ऊंचाई कितनी होगी? तो 115.5 मीटर इसकी ऊंचाई होगी। और ये कब तक बनकर के तैयार हो जाएगा? तो 2023 तक ये बनकर के तैयार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति में ई साइकिलों को शामिल करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो ये बना है दिल्ली, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा।
दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति में ई साइकिलों को सब्सिडी देने की घोषणा की। दिल्ली ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य बना। केजरीवाल सरकार पहले 10,000 ई साइकिल की बिक्री पर प्रति ई साइकिल 5,500 रुपये की सब्सिडी देगी और इनमें से पहले खरीदी गई 1,000 साइकिल पर 2,000 रुपये अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। वहीं कार्गो के लिए पहले खरीदी गई 5,000 ई साइकिल पर 15,000 रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी। तो यहाँ से आपको ये ध्यान रखना है कि जो दिल्ली है ये भारत का पहला ऐसा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बन गया है जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति में ई साइकिलों को शामिल किया है इसने। यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति के तहत जो है अब ई साइकिलों को भी सब्सिडी दी जाएगी और ऐसा करने वाला दिल्ली पहला राज्य बन गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में शुरू लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से पहली बार किसे सम्मानित किया जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इस पुरस्कार को मशहूर गायिका लता मंगेशकर की याद में शुरू किया गया है और ये जो पुरस्कार है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कब दिया जाएगा? तो 24 अप्रैल को ये दिया जाएगा। और 24 अप्रैल को क्यों दिया जाएगा? तो 24 अप्रैल को लता मंगेशकर के पिता मास्टर दीनानाथ मंगेशकर की 80वीं पुण्यतिथि है, तो इसी वजह से ये जो है 24 अप्रैल को प्रदान किया जाएगा। दोस्तों ये जो पुरस्कार है इसकी स्थापना यानी इसकी जो शुरुआत है वो किसने की है? तो लता मंगेशकर के परिवार और मास्टर दीनानाथ मंगेशकर स्मृति प्रतिष्ठान चैरिटेबल ट्रस्ट ने इस साल जो है इस पुरस्कार को स्थापित करने का फैसला किया है। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि 2022 में ये जो पुरस्कार है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, इसकी शुरुआत की गई है और ये पहला पुरस्कार किसे दिया जा रहा है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहला पुरस्कार दिया जाएगा। और दोस्तों इससे संबंधित आपको यह भी ध्यान रखना है कि ये जो पुरस्कार है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, ये हर साल प्रदान किया जाएगा और हर साल एक व्यक्ति को जो है ये पुरस्कार दिया जाएगा और ऐसे व्यक्ति को दिया जाएगा जो कि देश के लिए कोई उत्कृष्ट कार्य करता है, तो ऐसे व्यक्ति को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत पाक सीमा पर सीमा दर्शन परियोजना का उद्घाटन किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, अमित शाह। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात के बनासकांठा जिले में भारत पाक सीमा पर नडाबेट में सीमा दर्शन परियोजना का उद्घाटन किया। ये जो परियोजना है ये नागरिकों को हमारी सीमा पर बीएसएफ कर्मियों के जीवन और कार्य का निरीक्षण करने का अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। पर्यटक मिसाइलों, टैंकों, विमानों आदि को देख सकते हैं जिनका उपयोग भारतीय सेना और बीएसएफ द्वारा नादाबेट में किया जाता है। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि सीमा दर्शन परियोजना, इसकी जो उद्घाटन है वो किसने किया है? तो केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात के बनासकांठा जिले में जो है इस परियोजना का उद्घाटन किया है। इस परियोजना के माध्यम से क्या होगा? तो इस परियोजना के माध्यम से जो नागरिक हैं वो हमारी सीमा पर जो बीएसएफ के जवान हैं उनके जीवन और कार्य का निरीक्षण करने का जो है उन्हें अवसर मिलेगा और इसके साथ ही वो जो पर्यटक होंगे, जो नागरिक होंगे, वो मिसाइलों, टैंकों और विमानों आदि को भी देख सकेंगे। तो ध्यान रखना है सीमा दर्शन परियोजना का उद्घाटन किसने किया? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसका उद्घाटन किया। अगला क्वेश्चन है, सबसे अमीर रियल एस्टेट उद्यमी कौन बने? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, राजीव सिंह। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं ये है राजीव सिंह जो कि सबसे अमीर रियल एस्टेट उद्यमी बने। डीएलएफ के चेयरमैन राजीव सिंह देश के सबसे अमीर रियल एस्टेट उद्यमी बने जिनकी कुल संपत्ति 60,220 करोड़ रुपए है। ग्रोहे हरून इंडिया रियल एस्टेट रिच लिस्ट के अनुसार माइक्रोटेक डेवलपर्स के एमपी लोडा 52,970 करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ दूसरे स्थान पर है। हरून और ग्रोहे हरून इंडिया रियल एस्टेट रिच लिस्ट का साल 2022 में 5वां संस्करण जारी किया है। तो दोस्तों यहाँ से ध्यान रखना है कि अगर पूछा जाए कि रियल एस्टेट उद्यमी सबसे अमीर जो है भारत में कौन है, तो ये हैं राजीव सिंह। दोस्तों रियल एस्टेट उद्यमी का मतलब क्या है? तो जमीन से संबंधित या फिर आप कह सकते हैं कि जो बिल्डिंग्स को बेचने या खरीदने का जो बिजनेस है, तो ऐसे बिजनेस को रियल एस्टेट कहते हैं। और ऐसे जो उद्यमी होते हैं जो जमीन से संबंधित और जो बिल्डिंग से संबंधित बिजनेस करते हैं उन्हें रियल एस्टेट उद्यमी
कहा जाता है। तो देश के सबसे अमीर रियल एस्टेट उद्यमी कौन बने? राजीव सिंह। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एक स्टेशन एक उत्पाद पहल किसने शुरू की? तो ये जो पहल है ये शुरू की गई है दक्षिण मध्य रेलवे की ओर से। दक्षिण मध्य रेलवे ने अपने 6 मंडलों के 6 मुख्य स्टेशनों पर एक स्टेशन एक उत्पाद, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट अभियान शुरू किया है। SCR प्रभारी महाप्रबंधक अरुण कुमार जैन ने नई पहल के तहत सिकंदराबाद स्टेशन पर स्टॉल खोले हैं। तो दोस्तों यहाँ से ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि एक स्टेशन एक उत्पाद जो अभियान है इसकी जो शुरुआत है इसका किसने किया है? तो ध्यान रखना है दक्षिण मध्य रेलवे की तरफ से जो है इस पहल को शुरू किया गया है। और इसके तहत क्या होगा? तो इसके तहत जो है विभिन्न स्टेशनों पर जो उस क्षेत्र का विशेष उत्पाद होगा उसके स्टॉल लगाए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के नीलमणि फूकन को 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, असम के। असम के मुख्यमंत्री जो डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा हैं, इन्होंने वर्ष 2021 के लिए देश का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार यानी ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो प्रदान किया है। दोस्तों 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये किसे दिया गया? तो असम के सबसे प्रसिद्ध कवियों में एक है नीलमणि फूकन। इन्हें जो है 2021 के लिए 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। और ये किस राज्य से संबंधित हैं? तो ये असम से संबंधित हैं। नीलमणि फूकन ममोनी, रोई सोम गोस्वामी और बीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य के बाद असम से ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाले तीसरे व्यक्ति हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि असम से अगर बात की जाए कि असम राज्य से जो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले हैं ये तीसरे व्यक्ति हैं। इनसे पहले भी 2 व्यक्ति जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार जीत चुके हैं और जो कि वो असम से संबंधित है। पुरस्कार में एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, एक शॉल दिया जाता है और 11 लाख रुपए धनराशि इसमें दी जाती है। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि 2022 का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो किसे दिया गया? तो उपन्यासकार दामोदर मौजो। उपन्यासकार दामोदर मौजो को भारतीय साहित्य में उनके योगदान के लिए 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया। 77 वर्षीय लेखक को उनके साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए देश के सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दोस्तों 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार और 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार इसकी जो घोषणा है वो दिसंबर 2021 में की गई थी, लेकिन अभी ये जो पुरस्कार है वो प्रदान किए गए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दोनों नाम ध्यान रखते हैं कि 56वां किसे दिया गया? तो नीलमणि फूकन को 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया और 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? तो दामोदर मौजे को जो है 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। ये दोनों नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों यहाँ पर इमेज में देखते हैं, तो यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं ये है नीलमणि फूकन जिन्हें 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया और ये हैं दामोदर मौजो जिन्हें 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में अगर देखें तो ये जो है सबसे पुराना और सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है। साहित्य में योगदान के लिए लेखक को जो है प्रति वर्ष ये पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। इस पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी? तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो 1961 में जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार की जो है स्थापना की गई थी। तो दोस्तों ये थे 13 अप्रैल से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो यह है कल के वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था कि हाल ही में किसके द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक विश्व की 99% आबादी प्रदूषित हवा में सांस ले रही है। इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर सी था, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसका सही जवाब किया। और मैं आपसे रोज कहता हूं कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। तो यह आज का क्वेश्चन भारत की तरफ से, ये है आज का क्वेश्चन भारत की तरफ से T20 क्रिकेट में 1000 चौके लगाने वाले पहले बल्लेबाज निम्न में से कौन बन गए? ऑप्शन नंबर ए है दीपक चाहर, बी है शिखर धवन, सी है दिनेश कार्तिक और डी है विराट कोहली। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और दोस्तों सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।